Hello and welcome. Once again, I Manish Bansal welcome you all to the online class organized by Kendriya Vidyalaya Sangathan Regional Office Jabalpur. And in today's class, we are going to study Chapter 8, Cell, Part 1. So, without wasting any time, let's start this lecture. So, when you hear this word cell, what comes to your mind? जब भी आप इस सेल वर्ड को सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट दिस वर्ड इज नॉट न्यू फॉर यू. यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड इन योर प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो. सो व्हाट इज अ सेल? सेल इज द बेसिक एंड द मोस्ट फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. यानी कि सेल जो होती है सबसे फंडामेंटल, सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की. सो इन विच वे वी कैन डिफाइन अ सेल? सेल इज द मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो हम एक बार इसको और डिफाइन करते हैं. व्हाट इज अ सेल? सेल is the most basic structural and functional unit of life. What is cell? Cell is the most basic. Most basic मतलब ये सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ होती है, इसी से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टार्टिंग होती है. तो सेल इज द मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल हियर इन दिस डेफिनेशन. So first of all we start the word structural. Why the structural word has been used here? It has been used here because cell is that smallest part which makes the structure of any living organism. No matter how big it is, how small it is. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, चाहे वो एक बड़े से बड़ा हाथी क्यों ना हो और चाहे वो छोटे से छोटा एक चूहा भी क्यों ना हो, every living organism's structure is made by these cells. So these cells are the most basic structural units of life. So I hope the meaning of structural word is clear to you. Now let us move on to the word functional. What is the meaning of functional word here? After completing the meaning of structural, what is the meaning of functional? अगर मैं आपसे पूछूं फंक्शन का एक प्रॉपर अगर मैं हिंदी में मीनिंग पूछूं तो आप क्या बताएंगे? तो फंक्शन का मतलब होता है काम करना, वर्क करना. तो यहां पर फंक्शनल का मतलब इसलिए यहां पर मैंने दिया है क्योंकि जो सेल स्ट्रक्चर बनाती है वही इंडिविजुअल सेल, बॉडी की हर एक सेल फंक्शन भी कर रही है. क्या कर रही है? फंक्शन कर रही है. यानी कि जब बॉडी की सेल फंक्शन करती है तो आपकी पूरी बॉडी फंक्शन करती है. दैट्स व्हाई एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज सेल. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होती है एंड दैट सेल मेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. और वो सेल उस ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर भी बनाती है. एंड नॉट ओनली स्ट्रक्चर, दैट सेल परफॉर्म्स सम पर्टिकुलर फंक्शंस ऑल्सो. और वो सेल अपने खुद को दिए गए, खुद को असाइन किए गए फंक्शंस भी करती है. दैट्स व्हाई द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. आई होप आपको सेल का ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा. अगर क्वेश्चन पेपर में सेल की डेफिनेशन आती है देन यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of life. You can also remove these two words, but the most important words are these two. ये दोनों वर्ड्स डेफिनेशन में डेफिनेटली होने ही चाहिए. इनके बिना सेल की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी. तो ये तो थी सेल की डेफिनेशन. अब हम बात करते हैं कि सेल की खोज कैसे हुई. हाउ द सेल वॉज डिस्कवर्ड एंड हु डिस्कवर्ड सेल्स, हाउ डिड दैट पर्सन डिस्कवर द सेल्स. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सेल की खोज की थी साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक in 1665 means long time ago
ये सेल डिस्कवर हुई थी, एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई थी। एक्चुअली ही वॉज ऑब्जर्विंग अ कॉर्क स्लाइस। कॉर्क इज द डेड बार्क ऑफ द प्लांट। पेड़ों की जो छाल होती है, जो डेड सेल्स की बनती है, उसी को हम कॉर्क कहते हैं। सो ही वॉज ऑब्जर्विंग अ वेरी थिन स्लाइस, बहुत ही पतली जो परत होती है कॉर्क की। ही वॉज ऑब्जर्विंग दैट कॉर्क एंड in that cork slice he found some boxes identical to each other, close to each other, attached to each other। उन्होंने कुछ बॉक्सेस की खोज की और वो बॉक्स को उन्होंने नाम दिया सेल। सेल को हम हिंदी में कोठरी भी कह सकते हैं, एक कमरा भी कह सकते हैं। तो वो दिखने में कोठरी या कमरे की तरह ही थे, बॉक्स की तरह थे, तो रॉबर्ट हुक ने उन्हें नाम दिया सेल। अब ये बात आपको मैं बता देना चाहता हूं कि रॉबर्ट हुक ने जिन सेल्स की खोज की थी, बेसिकली वो डेड सेल्स थी। कौन थी वो? डेड सेल्स थी। तो अगर आपसे पूछा जाए हु डिस्कवर्ड द सेल, देन योर आंसर विल बी रॉबर्ट हुक। व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर विल बी रॉबर्ट हुक। बट इफ समबडी आस्क्स यू हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, किसने लिविंग सेल की खोज की सबसे पहले, देन रॉबर्ट हुक विल नॉट बी द आंसर। इस सवाल का जवाब रॉबर्ट हुक नहीं है। फिर सवाल उठता है मन में कि अब रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स की खोज की, तो लिविंग सेल की खोज किसने की? देन एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड द लिविंग सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ वी आर गोइंग इनटू द हिस्ट्री ऑफ द सेल। तो ये सेल की हिस्ट्री है। अभी और भी चीजें मैं आपको सेल की हिस्ट्री में बताने जा रहा हूं। तो आपने अभी दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, हु डिस्कवर्ड द सेल एंड हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। Robert Hooke discovered the cell for the first time, that was dead cell inside the bark of a tree। और जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक था, आई एम राइटिंग द स्पेलिंग बिकॉज द स्पेलिंग्स ऑफ दीज इंग्लिश साइंटिस्ट आर लिटिल बिट डिफिकल्ट, सो आई एम गोइंग टू राइट देम हियर। हिस्ट्री ऑफ सेल। Robert Hooke discovered cells for the first time in the bark slice of a tree। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की खोज की। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड द लिविंग सेल for the first time in pond water, तालाब के पानी में, and they were bacteria। which cells were discovered by Anton von Leeuwenhoek? These cells were bacterial cells which were moving, so he टर्म देम एज द लिविंग सेल। तो लिविंग सेल वो हैं, वो कैसे पता चला? क्योंकि वो मूव कर रही थी। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने कहा दैट मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट इज द सिंबल ऑफ लाइफ। जो मूवमेंट होता है जीवन का संकेत होता है। तो मेरे हिसाब से ये लिविंग सेल्स हैं। इन दिस वे द लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ आफ्टर दीज टू डिस्कवरीज, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेल थ्योरी। There were two scientists, Schleiden and Schwann. These two scientists proposed the cell theory, and there were two tenets or two postulates in this theory. What was the cell theory? According to Schleiden and Schwann, there are two tenets or two postulates in the cell theory, and the first postulate of the cell theory is cell is the basic structural and functional unit of every organism। उनका
एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि सेल जो होती है किसी भी, और ये जो सेल थ्योरी है बेसिकली आपके 8th के सिलेबस में नहीं है, बट इन द राइट नेक्स्ट क्लास, इन द क्लास 9th यू आर गोइंग टू स्टडी दिस सेल थ्योरी. सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दिस cell theory so that it is not difficult for you in the class 9th. So Schleiden and Schwann, these two scientists proposed the cell theory, and the first postulate of that cell theory was the cell is the structural and functional unit or the most basic unit of every organism. जो सेल होती है सभी ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, मोस्ट बेसिक यूनिट होती है. और दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या दिया, एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स. हर ऑर्गेनिज्म सेल से बनता है, और यही सेल, हम इसको फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं दैट एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म. और जो सेल होती हैं वो हर ऑर्गेनिज्म की मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होती हैं. तो ये दो पोस्टुलेट श्लीडेन और श्वान के द्वारा दिए गए. आई होप आपको ये दोनों पोस्टुलेट्स समझ में आए होंगे. अब मैं इसके बाद एक और इसमें डेवलपमेंट के बारे में बताता हूं जो एक और साइंटिस्ट ने इसमें ऐड किया था, एंड दैट साइंटिस्ट नेम वाज विरकोव और विर्चोव, यू वट एवर यू कॉल हिम, इट इज विरकोव. सो व्हाट डिड विरकोव ऐड इन दिस सेल थ्योरी? उन्होंने, विरकोव ने सेल थ्योरी में थर्ड पोस्टुलेट ऐड किया. विरकोव ने अपनी सेल थ्योरी में जो श्लीडेन और श्वान द्वारा दी गई थी, ही एडेड द थर्ड पोस्टुलेट इन दैट सेल थ्योरी, और वो उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस के आधार पर दिया था. वो टीनेट क्या था, वो पोस्टुलेट क्या था, ध्यान से सुनिएगा. एवरी सेल अराइजेज मतलब जन्म लेती है. एवरी सेल अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब सेल पहले से मौजूद होती है, उसी सेल से नई सेल का निर्माण होता है. मींस एवरी न्यू सेल इज बॉर्न आउट ऑफ सम ओल्ड सेल, यानी कि हर नई सेल किसी ना किसी पुरानी सेल से ही जन्म लेती है. जैसे कि ऑर्गेनिजम्स जन्म लेते हैं तो वो किससे जन्म लेते हैं, वो अपने पेरेंट्स से जन्म लेते हैं. दैट मीन्स देयर आर टू पीपल हु आर गिविंग बर्थ टू द थर्ड वन. दैट मीन्स कि वो पहले से मौजूद हैं, तभी वो अगली अपनी संतान को जन्म देते हैं. तो सेम केस सेल के लिए भी उन्होंने प्रपोज किया दैट एवरी न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. पुरानी सेल से ही नई सेल का जन्म होता है. तो यहां सेल थ्योरी आपको फिनिश हो जाती है. इसमें 3 पोस्टुलेट अब माने जाते हैं. 3 पोस्टुलेट आपको अब ध्यान में रखने हैं, तीनों याद रखने हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज सेल, एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल. हर ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग इज मेड अप ऑफ सेल. और सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेल इज द मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म. एंड द थर्ड पॉइंट एडेड बाय विरकोव इज एवरी न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेल थ्योरी, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. You can also prepare notes while watching this video. Whatever I am talking, whatever I am speaking about cell theory are your notes. Now, after completing the cell theory, now move on to the number of cells, some more important topics about the cell. For example, how many cells are present in an organism? This is a question that we have to think in a detail. How many cells are present in any organism? Just consider ourselves. हम अपने बारे में अगर सोचते हैं और मैं अगर आपसे ये पूछूं कि हमारे अंदर कितनी सेल होती हैं, तो शायद आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे. आप सिर्फ इतना कहेंगे सर अनगिनत होती हैं. अनकाउंटेबल सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, एंड दैट इज ट्रू ऑल्सो, क्योंकि हमारे शरीर में हम एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है और हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं. लेकिन क्या हर तरह का प्राणी, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज लाइक अस, क्या वो हमारी तरह है, मल्टी सेलुलर है? आंसर है नो. देयर आर सम other organisms which consist of only one cell.
यानी कि सेल की संख्या अलग अलग हो सकती है। देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली अ फ्यू सेल्स and there are some organisms which are made up of only one cell and there are some organisms which are made up of millions or billions of cells। तो हम केवल दो कैटेगरीज यहां पर पढ़ेंगे, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म और एक से ज्यादा वाले। बीच का कोई केस नहीं है, फ्यू सेल्स का कोई केस नहीं है स्टडी के लिए, केवल दो ही केस पढ़ेंगे। नंबर ऑफ सेल के आधार पर ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं। सो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स on the basis of number of cells। So on the basis of number of cells, सेल की संख्या के आधार पर, बहुत ज्यादा तो नहीं, हमारे पास सिर्फ दो ही टाइप होते हैं। हम दो टाइप में पूरे ब्रह्मांड के ऑर्गेनिजम्स को, पूरी अर्थ के ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। सो व्हाट आर दो स्पेशल टाइप्स? द फर्स्ट वन इज unicellular organisms। Unicellular organisms, what is the meaning of unicellular? There are two words in this term, first is uni, second is cellular। What is the meaning of cellular? You already understand, cellular means made up of cell, but how many? This answer is given by this term uni। uni का मतलब होता है एक। uni का मतलब क्या होता है? एक। आप जैसे यूनिफॉर्म पहनते हैं तो यूनिफॉर्म में भी एक वर्ड आता है यूनि, और फॉर्म मतलब होता है रूप। यूनिफॉर्म पहनकर आप कितने रूप में नजर आते हैं? सभी एक रूप में नजर आते हैं, सब एक जैसे नजर आते हैं। तो यूनि का मतलब यहां पर भी एक है, यूनि का मतलब यहां पर भी एक है। तो यूनिफॉर्म में जो यूनि का मतलब है, यूनि मतलब एक, फॉर्म मतलब रूप, इसी तरह यहां पर भी यूनि का मतलब है एक, सेलुलर मतलब सेल। तो आई होप अब आपको यूनि का मतलब कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैंने आपको आपकी खुद की डेली लाइफ, स्टूडेंट लाइफ से इसको रिलेट किया है। तो यूनिसेल्युलर मींस मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। सो unicellular organisms are those organisms which are made up of only one cell, which are made up of only one cell। So I am writing in short, made up, you can also write consist of, consists of, ठीक है ना। तो ये मेड अप आएगा या कंसिस्ट ऑफ है? कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, ये केवल एक सेल के बनते हैं। सो दे आर वेरी स्मॉल, दे आर वेरी वेरी स्मॉल, दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। हम उनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। वी नीड सम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स टू watch them, to see them, to observe them. These are called microscopes because their size is microscopic size. You must understand this term, microscopic size, the size or the object which cannot be seen by naked eyes, it can only be seen using a microscope. This particular size is called microscopic size। okay? तो ये microscopic size होता है, ये माइक्रोन्स में इसकी आकार होता है। तो मैं आपको अभी आगे और बता दूंगा इस बारे में। तो फिलहाल आपको क्या समझना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली हाउ मेनी सेल्स? ओनली वन सेल। सो सम एग्जांपल्स ऑफ दिस। एग्जाम्पल मैं इसमें दो तरीके से आपको समझा सकता हूं। जब आप क्लास 9th में जाएंगे, आपकी साइंस बुक में एक चैप्टर आएगा, चैप्टर 7, दैट इज द डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी जो यानी कि जो क्लासिफिकेशन का चैप्टर है, आप उसको पढ़ेंगे। उसमें आपको 5 किंगडम पढ़ने को मिलेंगे। देयर विल बी 5 किंगडम्स फॉर यू टू स्टडी। वहां पर आपको 5 किंगडम्स की स्टडी करनी होगी। एंड दीज 5 किंगडम्स आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और फंगस, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये 5 किंगडम आपको पढ़ने को मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें क्लास 9th की चीजें अभी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये जो 5 किंगडम मैंने आपको बताए, इनमें से शुरू के 2 किंगडम, कितने किंगडम? शुरू के 2 किंगडम यानी कि किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा, दीज 2 किंगडम्स आर यूनिसेलुलर। यानी कि इन 2 किंगडम के अंदर जितने भी
ऑर्गेनिजम्स आते हैं, दे ऑल आर यूनिसेलुलर. सो वी कैन से मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा. हम इस तरीके से भी इसको बता सकते हैं. नाउ किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा, ये दो जो किंगडम हैं, ये दोनों किंगडम के अंदर हजारों लाखों मेंबर्स आते हैं. बस एक ही चीज इनमें कॉमन है कि ये सभी यूनिसेलुलर होते हैं. ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं. मींस किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा हैव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब मैं थोड़ा आपको और डिटेल में लेके जाता हूं. किंगडम मोनेरा के अंदर सारे बैक्टीरिया आते हैं. ऑल द बैक्टीरिया कम अंडर किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा के अंदर कौन आते हैं? सारे बैक्टीरिया. तो एक बात अब कॉमन हो गई आपके लिए कि सारे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं. सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं. अब आपको अलग अलग बैक्टीरिया पढ़ने की जरूरत नहीं है. आपके लिए अब क्या एक क्लियर बात हो गई है कि सारे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं. पर्टिकुलर एग्जांपल बहुत सारे होते हैं, मैं आपको बता भी दूंगा. इसके अलावा एक है किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा. तो ये सभी भी यूनिसेलुलर होते हैं. तो आई होप आपको यूनिसेलुलर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. अब हम बात करते हैं दूसरा, मल्टी सेलुलर. Multicellular organisms. What are multicellular organisms? This is the word multi. What is the meaning of multi here? आपने मैथ्स में मल्टीप्लाई पढ़े होंगे. आपने बड़े बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी देखी होंगी. मल्टी स्टोरी. मल्टी स्टोरी का मतलब क्या होता है? मल्टी मतलब बहुत सारी, स्टोरीज मतलब मंजिलें, बहुमंजिला इमारत जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं. तो यहां पर मल्टी वर्ड का मतलब क्या हुआ? मल्टी मतलब एक से ज्यादा, मोर देन वन. दैट इज कॉल्ड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. तो यहां पर भी मल्टी का मतलब क्या है? एक से ज्यादा. मैं यहां पर दो नहीं कहूंगा, तीन नहीं कहूंगा, एक से ज्यादा जितने भी हैं सब इसी के अंदर आते हैं. सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स. विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स. नाउ यू कैन डिफाइन दिस इन अनदर वे ऑल्सो. Multicellular organisms are those organisms which are made up of two or more than two cells. यानी कि जो दो या दो से ज्यादा सेल्स से मिलके बनते हैं, हम उन्हें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. अब आपने जो पांचों किंगडम पढ़े थे, मैं एक बार दोबारा बता देता हूं. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया. These five kingdoms, out of these five kingdoms, these two are unicellular, and these three are multicellular. अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए. जब सारे फंगस, सारे के सारे प्लांट और सारे एनिमल्स मल्टी सेलुलर में आते हैं, तो क्या आपको इंडिविजुअली आपको अलग से याद करने की जरूरत है? आई थिंक इसका आंसर नहीं है. एनिमेलिया मतलब सारे एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं. प्लांटी मतलब सारे के सारे प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर होते हैं. सारे के सारे फंगस भी मल्टी सेलुलर होते हैं. तो यहां पर आपको इन पांचों किंगडम के ना सिर्फ नाम याद हुए, आपको यह भी याद हुआ होगा कि मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं, और फंगाई या फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, दीज थ्री किंगडम्स आर मल्टी सेलुलर. इसका मतलब है इनके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो तो मैं आपको अगले टॉपिक पर लेके चलता हूं.
नाउ वन मोर थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, द टाइप ऑफ सेल। अभी अपन ने नंबर ऑफ सेल्स पढ़े हैं, अभी हमारे पास शेप ऑफ सेल और साइज ऑफ सेल भी पढ़ना है, बट मैं इन दोनों टॉपिक से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है द टाइप ऑफ सेल, यानी कि सेल कितने तरह की होती है। ये आपको टॉपिक 9th में भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले 8th में भी ये थोड़ा बहुत है, तो मैं आपको बता देता हूं। टाइप्स ऑफ सेल बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सेल, सेल के डेवलपमेंट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेल, द सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। सेल के डेवलपमेंट के आधार पर सेल दो तरह की होती है। बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सेल, सेल का डेवलपमेंट का स्टेटस कैसा है, उस स्टेटस के आधार पर सेल दो तरह की होती है। ए, प्रोकैरियोटिक सेल, एंड बी, यूकैरियोटिक सेल। Now, prokaryotic cell, eukaryotic cell. What is a prokaryotic cell? What is a eukaryotic cell? Let us understand this in detail. First of all, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि साइंस में, स्पेशली बायोलॉजी में, हर वर्ड अपने मीनिंग को खुद बताता है। हर वर्ड का मीनिंग उसके अंदर ही छुपा होता है। ऑल यू नीड टू डू इज टू हैव द बेसिक नॉलेज। आपको बेसिक नॉलेज की जरूरत है, वो टर्म अपने आप को खुद डिफाइन करता है। यहां भी वही हो रहा है, मैं आपको बताता हूं कैसे। तो यहां पर प्रोकैरियोटिक को हम दो हिस्सों में बांटेंगे। द फर्स्ट इज प्रो एंड द सेकंड इज कैरियोटिक। यहां पर प्रो का मतलब होता है अनडेवलप्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रो? प्रो का मतलब होता है यहां पर अनडेवलप्ड। ध्यान रखिएगा, ये जो प्रो वर्ड है, आज के ज़माने में जब हम मोबाइल्स की टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, यहाँ पर प्रो का मतलब डेवलप्ड होता है। जैसे कि Redmi Note 9 Pro, अगर प्रो लग जाए तो आप उसको और डेवलप्ड समझते हैं। मानते हैं कि नहीं इस बात को? मेरी इस बात से एग्री करते हैं ना कि अगर आपके किसी मोबाइल के आगे प्रो नहीं लगा है और एक मोबाइल में सेम वही मोबाइल है पर उसके आगे प्रो लगा है, तो आपके हिसाब से प्रो इज बेटर देन दिस नॉन प्रो मोबाइल। लेकिन वो मोबाइल्स की कंडीशन में सही है, बट हियर इन द केस ऑफ सेल द प्रो वर्ड इज एक्चुअली नॉन डेवलप्ड। ध्यान रखिएगा, प्रो का मतलब यहां पर बायोलॉजी में हमेशा अनडेवलप्ड ही होता है। साइंस की टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में प्रो का मतलब डेवलप्ड हो सकता है, बट बायोलॉजी की लैंग्वेज में प्रो का मतलब क्या होता है? अनडेवलप्ड होता है। तो यहां पर प्रो का मतलब क्या है? अनडेवलप्ड। अब कैरियन का या कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, कैरियोटिक वर्ड जो आया है, ये आया है कैरियन से। किससे आया है? ये कैरियन से आया है। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियन? न्यूक्लियस। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल, तो आप इसका जो डेफिनेशन लिखेंगे वो प्रॉपर इन दो वर्ड्स के एक्सप्लेनेशन वाली होगी। दैट प्रो मीन्स अनडेवलप्ड, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दोज सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दोज सेल्स। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि रटना नहीं है आपको। बिना रटे भी हम चीजों को सिर्फ समझ के आधार पर आंसर कैसे बना सकते हैं, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रो? अनडेवलप्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियोटिक? न्यूक्लियस। तो यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिनका न्यूक्लियस अनडेवलप्ड होता है। कैसा होता है न्यूक्लियस? अनडेवलप्ड होता है। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स, इन इंग्लिश आई वुड लाइक टू ट्रांसलेट दिस डेफिनेशन फॉर यू। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दोज सेल्स विच हैव अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, जिनके अंदर कैसा होता है?
अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। अब अनडेवलप्ड न्यूक्लियस कैसा होता है मैं आपको आगे बताने वाला हूं। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन और बता देता हूं। यू का मतलब होता है रियल। क्या होता है यू का मतलब? रियल। वी कैन ऑल्सो कॉल इट डेवलप्ड। तो यहां पर हम इसको प्रो को अनडेवलप्ड भी कह सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल इट फॉल्स, झूठा, क्योंकि यू का मतलब होता है रियल, तो यू का अपोजिट है प्रो, और प्रो का मतलब होगा फॉल्स, झूठा। तो यू मतलब रियल या डेवलप्ड, और अगेन कैरियोटिक मींस न्यूक्लियस। तो अब इसकी डेफिनेशन मैं नहीं बताऊंगा, आप ही मुझे बताएंगे कि व्हाट कैन बी द डेफिनेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो आपको इस डेफिनेशन में सिर्फ इतना लिखना है, यूकैरियोटिक सेल्स आर दोज सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स आर दोज सेल्स विच हैव रियल न्यूक्लियस और डेवलप्ड न्यूक्लियस। रियल न्यूक्लियस और डेवलप्ड न्यूक्लियस। अब मैं आपको थोड़ा सा अंतर क्लियर कर दूं कि अनडेवलप्ड और डेवलप्ड न्यूक्लियस कैसे होते हैं। इस चैप्टर में जब आप सेल को थोड़ा और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि सेल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि कंप्यूटर के लिए सीपीयू इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इट कंट्रोल्स द एवरी पार्ट ऑफ द computer. In the same way, the nucleus is also the brain of the cell, CPU of the cell. क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी सेल को कौन कंट्रोल करता है? हमारा न्यूक्लियस करता है। सो न्यूक्लियस एक्ट्स लाइक द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर। तो न्यूक्लियस जो होता है सेल के कंप्यूटर के सीपीयू की तरह काम करता है, वो सेल का ब्रेन होता है। और ये न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में किसी अलग तरह से होता है और यूकैरियोटिक में किसी अलग तरीके से होता है। तो ध्यान रखिएगा, द बेसिक डिफरेंस इज इन द डिफरेंस ऑफ न्यूक्लियस। जो बेसिक डिफरेंस इन दोनों का वो किसका है? न्यूक्लियस का होता है। उसके बाद और भी डिफरेंसेस होते हैं, मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जस्ट लाइक दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। This is called liquid cytoplasm. This is a liquid called cytoplasm. सेल का लिक्विड कहलाता है इसे हम। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होता है क्रोमेटिन थ्रेड। क्या होता है? क्रोमेटिन थ्रेड। ये क्रोमेटिन थ्रेड है, इसके ऊपर कोई भी डबल लेयर नहीं होती है। यानी कि प्रॉपर न्यूक्लियस कैसा होता है? प्रॉपर न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जस्ट लाइक दिस। This is the proper nucleus. I hope you can see it clearly. I have drawn double membrane and this double membrane has some pores, means it is not continuous. At least a double membrane you must be able to see. तो प्रॉपर न्यूक्लियस जो होता है, रियल न्यूक्लियस जो होता है, डेवलप्ड न्यूक्लियस जो होता है, यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसके अंदर ऐसा न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमेटिन थ्रेड तो होता है, लेकिन उसके चारों तरफ डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। क्या नहीं होती है? डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस के चारों ओर डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। दैट्स व्हाई वी डू नॉट कॉल इट अ न्यूक्लियस ऑल्सो। हम इसको न्यूक्लियस कहते ही नहीं है। वी कॉल दिस अ न्यूक्लियस। फिर इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। What is the name of the nucleus in prokaryotic cell? The name of the nucleus in prokaryotic cell is nucleoid. क्या नाम होता है? न्यूक्लियोइड नाम होता है। आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आया। दिस इज अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, बिकॉज ये न्यूक्लियस जैसा नजर आ ही नहीं रहा है। दिस इज डेवलप्ड न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड रियल न्यूक्लियस, डेवलप्ड न्यूक्लियस। दैट्स व्हाई दिस सेल इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल।
तो ये तो था एक डिफरेंस। इसके अलावा आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में और भी डिफरेंस नजर आएंगे, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल छोटी होती है, यूकैरियोटिक सेल जनरली बड़ी होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में ये सब हमारे क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं ये? ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी का पार्ट हैं। ठीक इसी तरह से सेल के अंदर भी कुछ छोटे छोटे पार्ट्स पाए जाते हैं, उन्हें हम ऑर्गन ना कह के ऑर्गेनल्स कहते हैं। ऑर्गन बड़े होते हैं, ऑर्गेनल्स छोटे होते हैं। सो दीज सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट मैक्सिमम इन यूकैरियोटिक सेल एंड मिनिमम इन प्रोकैरियोटिक सेल। यानी कि यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स, ज्यादातर सेल ऑर्गेनल्स आपको मिल जाएंगे, बट प्रोकैरियोटिक सेल में आपको सेल ऑर्गेनल्स ज्यादा नहीं मिलेंगे, आपको सेल ऑर्गेनल नहीं मिलेंगे। यानी कि आप इसको मान लीजिए नोकिया का फीचर फोन, जिसमें सिर्फ कॉलिंग होती है और कुछ नहीं होता, नो नेट, नो फीचर्स, नथिंग एट ऑल, नो टच स्क्रीन। और इसको आप मान लीजिए कोई सैमसंग का स्मार्टफोन, जिसमें आपको लगभग सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये डेवलप्ड है, ये अनडेवलप्ड है। और नोकिया के फीचर फोन अनडेवलप्ड ही थे, जिनमें सिर्फ कॉलिंग होती थी, कीपैड वाला कीपैड होता था। इनमें डेवलप्ड है ये, इनमें लगभग सभी फीचर्स आपको मिलेंगे। तो सेल के जितने भी फीचर होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में आपको मिलेंगे, वो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको नहीं मिलेंगे। ये हम डिटेल में इसी चैप्टर में आगे पढ़ लेंगे, और 9th क्लास में तो आप इसको दोबारा से एक बार पढ़ने वाले ही हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस समझ में आया होगा। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं, यूकैरियोटिक कौन होते हैं। अगेन आपको याद होगा वो पांचों किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। आपको मैंने बताया था कि शुरू के दो किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा, आपको एक बात और ध्यान दिला दूं, हमेशा इनको ऑर्डर वाइज याद किया कीजिएगा। मोनेरा टू एनिमेलिया, हमेशा ऑर्डर बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कई सारी समस्याएं हल हो जाती है, आपको मेमोराइज करने में आसानी होती है। क्लास 9th में जब आप आएंगे तब मैं समझा दूंगा कि मेमोराइज करने में आसानी कैसे होती है। एक एग्जांपल उसका यहां पर मैं दे रहा हूं। शुरू के दो किंगडम, ऐसे याद रखें, शुरू के दो किंगडम। अगर शुरू के दो किंगडम आपको तब याद होंगे जब आपने ऑर्डर वाइज याद किए होंगे। सो शुरू के दो किंगडम, द फर्स्ट टू किंगडम्स आर यूनिसेलुलर। ये आपको याद आ गया, मैंने आपको पढ़ाया था कि शुरू के दो किंगडम कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और लास्ट के तीन किंगडम कौन होते हैं, लास्ट के तीन किंगडम मल्टी सेलुलर होते हैं। अब कौन प्रोकैरियोटिक होता है, कौन यूकैरियोटिक होता है, इसको याद करने की शॉर्टकट ट्रिक समझिएगा। शुरू का सिर्फ पहला किंगडम, पांच में से कौन सा किंगडम, सिर्फ पहला किंगडम प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी के चार किंगडम यूकैरियोटिक होते हैं। यानी कि द फर्स्ट किंगडम, दैट इज किंगडम मोनेरा, दैट इज किंगडम मोनेरा मींस बैक्टीरिया वाला ग्रुप। कौन सा ग्रुप, बैक्टीरिया वाला ग्रुप। द किंगडम मोनेरा हैज प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि किंगडम मोनेरा के अंदर कौन सी सेल आती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल आती हैं। और लास्ट के चार किंगडम, बाकी के बचे चार किंगडम मींस प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ऑल दीज फोर किंगडम्स हैव यूकैरियोटिक सेल। यानी कि आप 2, 3 और 1, 4 इसमें पूरा ये दोनों टॉपिक याद रख सकते हैं कि पहले दो और आखिरी के तीन इनमें क्या रिलेशन है, और पहला और आखिरी के चार में क्या है। पहले दो यूनिसेलुलर, लास्ट के तीन मल्टी सेलुलर, पहला प्रोकैरियोटिक, लास्ट के चार यूकैरियोटिक। आप ऐसे भी इनको याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल तक ये टॉपिक क्लियर हुए होंगे। तो 40 मिनट का ये वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, तो उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे, बिकॉज एज यू नो दैट online class is the only means for you, dear students, to continue your studies. Since the regular schools are not going on, nor are they going to be open any soon, because the corona pandemic is grabbing the country more and more with each passing day. So online classes is the only source for you, and online class is the only source for us also to teach you. So that's why I instruct all the students to please join online classes, so that your studies are not suffered and you continue study and you do well in your exams even after attending your classes from home, not being
able to attend the regular school inside the school building, you will be able to perform even better. So on this positive note, I Manish Bansal once again थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि रीजनल ऑफिस जबलपुर आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, तो उस मेहनत का फल आप सभी को देना है। जय हिंद।